अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, अब राष्ट्रपति नहीं है, अभी 2 मिनट पहले 5 मिनट पहले जो खबर आ गई है उसके बाद जो बिडेन को निर्वाचित घोषित कर दिया गया है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो हरकत की है, जो बदमाशी की है और जिस तरह से अमेरिकी संसद में उसने अपने समर्थकों, अपने भक्तों, अपने गुंडों, जो भी आप कहें, उनको घुसने का आदेश दिया और वहाँ उन्होंने जो हंगामा किया, गोलीबारी हुई, कम से कम 4-5 लोग वहाँ मारे गए हैं। संख्या और बढ़ सकती है या इतने पे रुक सकती है, इसलिए संख्या की बात नहीं है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बीच में जो बड़ा सवाल बार बार सामने आ रहा है वो ये है कि अगर ऐसा कुछ भारत में हो तो क्या होगा। हम यहाँ इस वीडियो में यही समझने की कोशिश करेंगे कि अगर भारत में ऐसे हालात होते हैं, भारत में अगर किसी प्रधानमंत्री की, क्योंकि भारत में जैसे वहाँ राष्ट्रपति बहुत शक्तिशाली होता है, यहाँ प्रधानमंत्री होता है, भारत में किसी प्रधानमंत्री की नीयत खराब हो जाए और वो पद छोड़ना ना चाहे तो क्या होगा। हम बातचीत आगे बढ़ाएं उससे पहले आपसे निवेदन है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, लाल बटन घंटी का दबाएं ताकि आगे भी आपको वीडियो मिल सकें। पहले आपको बताते हैं कि किस तरह की नंगई वहाँ पे हुई। डोनाल्ड ट्रंप खुलेआम लगातार पूरे चुनाव में नतीजों को चुनौती देते रहे। जो जनता ने जो वोट दिया था जो बिडेन को, उसको नकारते रहे और वो लगातार ये कहते रहे कि मेरे साथ चुनाव में बेईमानी हुई है। बहुत सारी ऐसी रिकॉर्डिंग उजागर हुई जिसमें वहाँ के जो चुनाव अधिकारी थे उनको ट्रंप ने धमकी दी और कहा कि तुम मुझे जिताओ वरना मैं तुमको देख लूँगा। इसके अलावा उसने बहुत सारा प्रपंच वहाँ डोनाल्ड ट्रंप ने रचा और किसी तरह से जो डेमोक्रेटिक तरीके से लोगों ने उनको हराया था वो चाहते थे कि उनको वहाँ से हटाया ना जाए। अंतिम रूप से उन्होंने एक बैठक की, उसके बाद में उन्होंने बहुत सारे ट्वीट किए, फेसबुक पे एक वीडियो डाला और उसके ज़रिए उन्होंने लोगों को ये धमकाने की कोशिश की, ये बताने की कोशिश की, समर्थकों से अपील की कि जाओ और हमला कर दो संसद पे। संसद में क्या हो रहा था? अमेरिका की संसद जो व्हाइट हाउस के बहुत पास में है, वहाँ पे एक बैठक चल रही थी। देश भर के जो चुनाव अधिकारी हैं अमेरिका के, जो चुनाव आयुक्त हैं अमेरिका के, वो बैठ के ये तय कर रहे थे कि क्या बिडेन जीत चुके हैं, क्या बिडेन को विजेता घोषित कर दिया जाए। उसी खास मौके पे ट्रंप ने बड़ी संख्या में अपने समर्थकों को वहाँ भेज दिया। वो उस भवन में घुस गए, तरह तरह की उन्होंने तोड़फोड़ की, पुलिस के साथ धक्का मुक्की की, मारपीट की। ये प्रदर्शन नहीं था, ये प्रदर्शन बिल्कुल नहीं था, ये गुंडागर्दी थी। प्रदर्शन अलग होता है। वो उस संसद भवन के अंदर घुस गए और गोलीबारी में कई लोग मारे गए, कई की पहचान हो पाई है, नहीं हो पाई है। हाँ, मसला मृत्यु नहीं है, अमेरिका नहीं है, ट्रंप नहीं है। हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं कि हमारे देश में अगर ये होता तो क्या होता। पहली चीज़ तो ये कि चुनाव के नतीजों को लेकर मुझे ऐसा लगता है कि कोई विवाद नहीं हुआ होता। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो चुनाव की व्यवस्था है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। अलग अलग राज्यों के अलग अलग चुनाव आयुक्त होते हैं, अलग अलग राज्यों में वोटिंग सिस्टम होता है, हर राज्य के वोट होते हैं, जो जीत जाता है उसको 100% वोट उसके मान लिए जाते हैं। तो वो सारी चीज़ों में, उस प्रक्रिया में बहुत समय मिलता है और ट्रंप जैसे लोगों को अपनी साजिशें रचने और पूरी विसात बिछाने में मौका मिल जाता है। मैं आपको बताऊं, वैसे ट्रंप की तैयारी पहले से ही थी, चुनाव से पहले से वो जानते थे। बड़ी संख्या में ट्रंप के समर्थकों ने, जो वहाँ के वर्ण भेदवादी लोग थे, उन्होंने बंदूकों के हथियार खरीदे थे लाखों की तादाद में चुनाव से ठीक पहले, ताकि वहाँ पे जब मौका आए तो ऐसी हरकत की जा सके। चुनाव में अगर कहीं रिगिंग करने की ज़रूरत पड़े तो हथियारों का इस्तेमाल किया जा सके। ये सारे हथकंडे ट्रंप ने वहाँ पे पहले ही रचे हुए थे। तो वहाँ का जो चुनाव आयोग है, वहाँ के चुनाव आयोग का जो नतीजे घोषित करने का तरीका है, उसमें काफ़ी समय लगता है और बहुत सारे लोग, बहुत सारे चुनाव आयुक्त उसमें, आयुक्त कहें या अधिकारी कहें, वो उसमें शामिल होते हैं। हमारे यहाँ बड़ा क्लियर कट सिंगल मैन कमांड है, सिंगल कमांड है, जिसमें 3 चुनाव आयुक्त होते हैं, एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और वो ही पूरा चुनाव कंडक्ट कराते हैं। उन्हीं की देखरेख में चुनाव होता है, वही चुनाव की घोषणा कर देते हैं। पूरे देश का एक चुनाव आयोग है। स्थानीय निकायों को अगर आप छोड़ दें, नगर निगम, नगर पालिका के चुनाव होते हैं, तो उसके लिए अलग अलग राज्य का अलग चुनाव आयोग होता है। लेकिन यहाँ हम राष्ट्रीय संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो एक ही चुनाव आयोग है। तो फैसला लेने में इतनी देर नहीं लगती। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। भारत में अगर हमारा चुनाव आयोग
छोटा है तो उसको नियंत्रित करना भी आसान है। आपको याद होगा हाल में आरोप लगे थे कि जो लवासा साहब थे हमारे चुनाव आयुक्त, उनके खिलाफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और बड़ी संख्या में जो है इनकम टैक्स के बहुत सारे इतने छापे पड़े और सब पड़ा कि उसके बाद वो नौकरी छोड़ के चुनाव आयोग से इस्तीफा देके एशिया डेवलपमेंट बैंक चले गए। ये सारी चीज़ें हुई थी। तो हमारे यहाँ का जो चुनाव आयोग है उसको नियंत्रित करना भी आसान है। अगर कोई ट्रंप जैसा प्रधानमंत्री भारत में हो जाए तो वो बड़ी आसानी से जो है वो चुनाव आयोग को किसी तरह से ब्लैकमेल करके, धमका के, सुविधाएं छीन के उनको नियंत्रित कर सकता है। 3 लोग होते हैं, तीनों को नियंत्रित करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। हालांकि प्रक्रिया बहुत बड़ी है, सारी पारदर्शी प्रक्रिया है, सब कुछ ईवीएम के ज़रिए आता है। एक जिला मजिस्ट्रेट से लेके और ऊपर तक जो है वो डाटा जो है आता जाता है, सारा डाटा ट्रांसपेरेंसी होती है। हालांकि आपको बता दूं अब हाल में ट्रांसपेरेंसी कम की गई है। चुनाव के जो नतीजे होते थे, पहले ये होता था कि वो जिलाधिकारी के स्तर पर जो जनगणना हो रही होती थी वो वहीं से मीडिया को बता दिया करते थे। अब व्यवस्था ये है कि वहाँ से डाटा दिल्ली चुनाव आयुक्त आता है, पोशीदा होता है। दिल्ली में चुनाव आयोग जब घोषणा करता है तभी पता चलता है कौन आगे चल रहा है, पीछे चल रहा है। हर राउंड के बाद जो पहले ऐलान होता था अब वो बंद कर दिया गया है। खैर, फिर भी जो भी है थोड़ी ट्रांसपेरेंसी है। तो इसलिए हमारा जो चुनाव आयोग है उसको टेम्पर करना आसान है। ये तो हुई चुनाव आयोग की बात। अब आते हैं ट्विटर और फेसबुक को लेकर। ट्विटर ने और फेसबुक ने डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर एकदम 12 घंटे की रोक लगा दी, उनका अकाउंट ब्लॉक कर दिया और उनकी वो सारी विवादास्पद भड़काऊ पोस्ट हटा दी। भारत के संदर्भ में आप देखें तो यहाँ ट्विटर और फेसबुक जो है वो अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों से ज़्यादा धंधे के तौर पे, मैं मीडिया पे भी आऊँगा, धंधे के तौर पे पहचाना जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर यहाँ पे ऐसी स्थिति होती तो शायद ट्विटर और फेसबुक ऐसा नहीं करता, क्योंकि हाल का रिकॉर्ड है, जो आरोप लगे हैं फेसबुक के अंदर से लगे हैं, उसमें जो भड़काऊ पोस्ट थी, जो हेट कंटेंट था, हेट स्पीच वाला कंटेंट था, उसको भी फेसबुक ने नहीं हटाया क्योंकि वो किसी के राजनीतिक फ़ायदे के लिए था। मतलब यहाँ पे ट्विटर फेसबुक उतना इंडिपेंडेंट होकर काम नहीं करते हैं आज़ाद होकर। हालांकि बीजेपी ट्विटर के लिए हम ये भूलना नहीं चाहिए कि जब जो बीजेपी की सोशल मीडिया सेल है, जो बीजेपी की आईटी सेल के अध्यक्ष हैं, चीफ हैं मालवी साहब, उनका जो है वो उनके अकाउंट पे बाकायदा उनकी एक ट्वीट के ऊपर ट्विटर ने लिख दिया था कि ये जो है गलत है, ये सच्ची जानकारी नहीं है। तो ऐसा भी नहीं है, लेकिन फिर भी ट्विटर और फेसबुक भारत के मामले में उतना शायद निष्पक्ष नहीं रहते, क्योंकि उनकी जो इमेज हाल के घटनाक्रम में बनी है उसके आधार पर हम कह सकते हैं। तीसरा सवाल मीडिया का। मैं खुद मीडिया से हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि भारत का मीडिया दूसरे देशों के मीडिया के मुकाबले काफ़ी हद तक एक कमज़ोर मीडिया है। इस मीडिया के पास ज़्यादा ताकत नहीं है, इसको आसानी से दबाव में लिया जा सकता है। ये अमेरिका के मीडिया की तरह सीना तान कर ट्रंप के सामने खड़ा नहीं रहेगा। एक रिपोर्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़ा होकर सीधे सीधे बात नहीं करेगा। उसकी वजह है, उसकी वजह एक सबसे बड़ी वजह ये है कि हमारे यहाँ का जो मीडिया का बिजनेस मॉडल है, हमारे यहाँ मीडिया जिस पैसे से चलता है वो पैसे का स्रोत क्या है। हमारे यहाँ के मीडिया के पैसे का स्रोत जो है वो विज्ञापन है। अधिकांश जो मीडिया का जो रेवेन्यू आता है वो विज्ञापन से आता है। लोगों को ज़रूरत सूचनाओं की जितनी है उससे ज़्यादा मीडिया भारत में मौजूद है और सभी को अपना धन जो है वो विज्ञापन से जुटाना होता है। हमारे मीडिया और पाकिस्तान के मीडिया में अंतर है कि पाकिस्तान में वहाँ की जो इंडस्ट्री है वो सब्सक्रिप्शन बेस्ड है। लोग जो पैसे देते हैं उससे ही चैनल देखा जाता है। हमारे यहाँ विज्ञापन बेस्ड है। हालांकि धीरे धीरे करके सब्सक्रिप्शन के रेवेन्यू का भी एक हिस्सा मीडिया के अपने धंधे में जुड़ने लग गया है, लेकिन वो इतना बड़ा और मेजर हिस्सा नहीं है कि मीडिया का जो है रोजी रोटी जनता से चले। मीडिया की दुकान जो चलनी है, मीडिया का जो खर्चे चलने हैं, उसके स्टाफ का जो वेतन आना है, उसको जगह जगह जो उसके रिपोर्टर दौड़ते हैं उसका खर्चा है, उसके दफ्तर का खर्चा है, वो सारा का सारा खर्चा मीडिया को विज्ञापनों से आता है। विज्ञापन किन लोगों के हाथ में? कुछ बड़े लोगों के हाथ में, जो बड़ी कंपनियां जो ज़्यादा विज्ञापन देती हैं। जाहिर बात है कोई भी मीडिया हाउस उस कंपनियों से, उन कंपनियों से वैर लेके नहीं चल सकता, और वो कंपनियां सरकार से वैर लेके नहीं चल सकती। अगर कोई एक कंपनी है वो ये नहीं कर सकती कि एक मीडिया हाउस जो खुल्लम खुल्ला वो प्रधानमंत्री के खिलाफ जो है वो चल रहा है और प्रधानमंत्री अच्छी नीयत के आदमी नहीं हैं और वो मीडिया को नियंत्रित करना चाहते हैं, तो वो उस मीडिया हाउस को कहेंगे कल से इनको विज्ञापन मत दो। हमारी वर्तमान सरकार में ऐसे बहुत सारे उदाहरण आए हैं जिसमें सरकार के विज्ञापन और दूसरे विज्ञापन बंद कर दिए गए। सरकार जिस एजेंसी के माध्यम जो DABP है उसको पहले दबाव में लिया गया,
और उसके बाद वहाँ से बहुत सारे मीडिया हाउसेस के विज्ञापन बंद कर दिए गए। एक चैनल ऐसा है जिसको विज्ञापन देने वाले अधिकारियों को पता है कि उसकी छुट्टी हो जाएगी अगर वो 10,000 रुपये के विज्ञापन भी दे देगा। तो हमारे यहाँ की व्यवस्था और संरचना ये है, नंबर 1। नंबर 2, जो हमारी राजनीतिक पार्टियाँ हैं, जब वो पूरा विज्ञापन पे आधारित है तो काफ़ी हद तक वो विज्ञापन भी जो है वो सरकारी विज्ञापन मीडिया को देती है। आपने देखा होगा कि जब से उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बने हैं योगी जी, बहुत सारे नेशनल चैनल्स पे आधे घंटे का रोज़ एक कार्यक्रम प्रायोजित जो है वो चलता है। उसमें उत्तर प्रदेश सरकार की उपलब्धियाँ, योगी जी की उपलब्धियाँ और सबका जिक्र होता है। ये पैसा जब आप रोज़ दे रहे हैं तो वो पैसा मीडिया के लिए, वो विज्ञापन दिखाने के लिए पैसा नहीं ले रहा है। मीडिया जानता है कि अगर मैं कल से अगर सरकार को आंख दिखाऊंगा तो ये विज्ञापन मेरा बंद हो जाएगा। तीसरा, और उसी दबाव में जो इंडिपेंडेंट वॉइसेस थी मीडिया के अंदर से, उनको सबको बाहर कर दिया गया है। जितने भी निर्भीक पत्रकार थे उनको बाहर कर दिया गया है। तो हमारे यहाँ का जो मीडिया का मॉडल है उससे आपको ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए। हो सकता है कि इस वक्त अगर ट्रंप के अंदाज का कोई लीडर हमारे यहाँ होता और अमेरिका वाले हालात होते तो जितने नेशनल चैनल्स हैं वो बैठ के सारे चैनल्स पे ट्रंप को सही ठहरा रहे होते, चुनाव में धांधली का आरोप लगा रहे होते, बिडेन के चुनाव को गलत ठहरा रहे होते, क्योंकि वो सारे के सारे, अब लोगों ने उसको गोदी मीडिया टर्म दी है, लेकिन वो उस सब के पीछे वो व्यावसायिक कारण ही है। वो पुकार लगा रहे होते और तो और विज्ञापन आने का जो असली आधार है टीआरपी, वो भी इसी आधार पर गिरती पड़ती है कि कौन कितना सरकार के साथ है। वो अलग कहानी है, कहानी खुल रही है, अभी धीरे धीरे करके मामला सामने आएगा। तो मीडिया से भी आप ये उम्मीद भारत में नहीं कर सकते। तो कुल मिला के भारत में अगर ट्रंप जैसी स्थिति हो तो आप देखिए कि अब भक्तों पे आ जाइए। भक्त ट्रंप के भी हैं, भारत में भी बहुत बड़ी संख्या में भक्त हैं, लेकिन मरने मारने को कितने लोग उतारू होंगे इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि भारत में भी अगर ऐसी स्थिति होती है तो संसद पे धावा बोलने वाले बहुत सारे लोग होंगे। एक विचारधारा है, जब एक बार एक मसले पर उसने प्रदर्शन किया तो संसद की उसी वक्त, मेरे ख्याल 90 के आसपास की बात होगी, संसद का दरवाज़ा तोड़ के और उसके अंदर कूद गए थे वो लोग। एक उनकी किसी मांग को लेकर प्रदर्शन था, वो मांग में यहाँ जिक्र नहीं करूँगा, विवाद बढ़ जाएगा। तो कुल मिला के ये रिपीट भी हो सकता है और कई बार हुआ है। तो इन सारी परिस्थितियों के बीच में अब आप स्वतंत्र हैं अंदाज़ा लगाने के लिए कि भारत में अगर ऐसा हो तो क्या हो, भारत में अगर ट्रंप जैसा कोई प्रधानमंत्री आ जाए तो क्या होगा। नमस्कार, जय हिंद।